नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की, मराठा आंदोलन से मुश्किल में आई शिंदे सरकार की, बात करेंगे एडिटर्स गिल्ड्स के खिलाफ बीजेपी सरकार के एक्शन की, मध्य प्रदेश पहुंची चुनाव आयोग की टीम की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे G20 बैठक की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेटे के बयान पर मचे घमासान के बीच बीजेपी पर बरसे तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन। कहा, अगर हम पूरे भारत को मणिपुर और हरियाणा बनने से रोकना चाहते हैं तो इंडिया अलायंस को जीतना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से मांगा हलफनामा। मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने का देना होगा हलफनामा। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रभु तिर्की कांग्रेस में हुए शामिल, अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने की जाहिर की इच्छा। तिर्की ने कहा, राहुल गांधी के काम से काफी प्रभावित। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 240 अंकों की तेजी के साथ 65,628 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 93 अंकों की तेजी के साथ 19,528 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी तक सभी सक्रिय हैं। सोनिया गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई तो पार्टी अध्यक्ष ने CWC की बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार ने जैसे ही 18 और 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की मीटिंग बुला ली है और ये मीटिंग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रखी गई है। इस बैठक में संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, साथ ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी योजना तैयार की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी की कमान संभालने के बाद ये नई वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग होगी। 16 और 17 सितंबर 2 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार की घेराबंदी की रणनीति तैयार होगी, क्योंकि इस मीटिंग के अगले ही दिन संसद का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा। यानी 2 दिन हैदराबाद में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा रहेगा, जिससे पार्टी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेगी। 17 सितंबर की शाम हैदराबाद में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस को अच्छी स्थिति में माना जा रहा है। खासतौर पर कर्नाटक में मिली जीत के बाद पार्टी का उत्साह उफान पर है। हैदराबाद की बैठक से पहले कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली में पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है। संसदीय दल की इस बैठक में विशेष सत्र को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही इसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। यानी मोदी सरकार की हर रणनीति की काट निकालने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। सोनिया गांधी की इस बैठक पर बीजेपी की नजरें भी टिकी हैं। नजरें तो फिलहाल महाराष्ट्र पर मोदी सरकार की हैं, जहां एक बार फिर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन की चिंगारी पूरे राज्य में फैलती जा रही है, जिससे शिंदे सरकार मुश्किल में है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मराठा आरक्षण आंदोलन से सत्ता पर काबिज शिंदे बीजेपी सरकार मुसीबत में है। इस आंदोलन से महाराष्ट्र की सियासत में भी घमासान मचा है। उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने भी प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज का आरोप डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाया है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूछा कि जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस कभी भी आदेश बिना मिले लाठीचार्ज और गोली नहीं चलाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि शीर्ष अधिकारियों के आदेश के बिना मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री के कार्यालय से किसने फोन किया था। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फोन कॉल पर यह आदेश किसने दिए। इसके बाद आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो कुछ हुआ वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इस दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसका समर्थन ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में गहन जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर मराठा आरक्षण को लेकर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही मौजूद रहे। वहीं मराठा आंदोलन की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। कई जिलों में आज भी बंद बुलाया गया। जालना में हुए लाठीचार्ज के बाद अब सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जालना में मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी समेत प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। मराठा आरक्षण आंदोलन की आंच बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान तो मणिपुर की एन बीरेन सिंह को भी उठाना पड़ सकता है।
मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और 3 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गिल्ड पर राज्य में जातीय संघर्ष भड़काने का आरोप लगा है। तो क्या सच्चाई है इन आरोपों में, देखते हैं ये रिपोर्ट। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से 2 सितंबर 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। रिपोर्ट में एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि इस बात के साफ संकेत हैं कि जातीय टकराव में राज्य सरकार का व्यवहार एक तरफा था। रिपोर्ट के मणिपुर सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि सरकार को जातीय टकराव में किसी का भी पक्ष लेने से बचना चाहिए था, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद वहां से भागकर 4000 लोग मणिपुर आए थे। इनको लेकर सरकार ने सभी कुकी जनजातियों को अवैध प्रवासी बता दिया था। सरकार की नीतियों के चलते कुकी समुदाय नाराज था। रिपोर्ट में और भी कई मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरों को लेकर एडिटर गिल्ड्स की ओर से 3 सितंबर को खेद जताया गया था, लेकिन अगले ही दिन मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट को लेकर उस पर कार्रवाई कर दी। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने रिपोर्ट को मनगढ़ंत बता दिया। दावा किया गया कि केवल कुछ वर्गों से मिलकर रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों पर हिंसा फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर इम्फाल के सामाजिक कार्यकर्ता एन शरद सिंह की शिकायत पर दर्ज हुई है, जिसमें एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के सदस्य सीमा गोहा, संजय कपूर और भारत भूषण के साथ एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा का नाम भी है। इन लोगों ने 7 और 10 अगस्त तक मणिपुर का दौरा कर वहां हुई हिंसा पर रिपोर्ट तैयार की थी। मणिपुर सरकार के ये आरोप उस पर ही भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मणिपुर के हालात के लिए काफी हद तक बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। अब बात चुनाव आयोग की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। संकेत मिल रहा है कि 30 से 35 दिनों में ही एमपी में चुनावों का ऐलान हो सकता है, और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग की पूरी टीम आज मध्य प्रदेश पहुंच गई। तो क्या है चुनाव आयोग का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो जाएगा। चुनावों की तैयारियां तेज चल रही हैं और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की पूरी टीम 3 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच गई। टीम में दोनों चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 4 सितंबर से 6 सितंबर तक प्रदेश में रहकर राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। इस दौरान प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था से लेकर नवंबर-दिसंबर में आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा करेगी। आयोग की टीम मंगलवार 5 सितंबर को भोपाल के मिंटो हॉल में पहली बैठक करेगी। इस दौरान जिलों में चुनाव की तैयारियां, कानून व्यवस्था, मतदाता सूची सहित अन्य विषयों को लेकर सभी कलेक्टर्स, भोपाल, इंदौर के पुलिस कमिश्नर्स और सभी जिलों के एसपी और आईजी के साथ चर्चा करेगी। दौरे के अंतिम दिन 6 सितंबर को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी सुधीर कुमार के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह राजेश रजोरा और सामान्य प्रशासन के साथ बैठक होगी। 6 सितंबर को आयोग के अधिकारी कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची, मतदान केंद्र सहित तमाम मुद्दों पर सुझाव लिए जाएंगे। जो शिकायतें होंगी उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही वोटिंग लिस्ट पर भी आयोग की नजर रहेगी। 11 सितंबर को मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण के लिए आवेदन लेने का काम हो रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को है, जिससे साफ है कि 4 अक्टूबर के बाद चुनाव आयोग कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लगा सकता है, यानी चुनाव का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग की मौजूदगी से साफ है कि अब एमपी में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन बीजेपी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक ट्वीट कर उमा भारती ने जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता उमा भारती की नाराजगी इन चुनावों में पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। उमा भारती ने ट्वीट करके लिखा है, मुझे जन आशीर्वाद यात्रा के लिए न्योता नहीं मिला। ये सच्चाई है कि ऐसा मैंने कहा है, लेकिन निमंत्रण मिलने या न मिलने से मैं कम ज्यादा नहीं हो जाती। हाँ, अगर अब मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं 25 सितंबर के समापन समारोह में भी शामिल नहीं होंगी। पार्टी को इसका ध्यान रखना चाहिए था। उमा भारती ने बीजेपी में सिंधिया को मिलती तवज्जो और खुद को किनारे किए जाने के मामले पर कहा, अगर सिंधिया ने बीजेपी की सरकार 2020 में बनवाई तो मैंने भी 2003 में पार्टी की सरकार बनवाई थी। इसके बाद उमा भारती ने आज एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, शिवराज के प्रति मेरे मन में स्नेह की डोर अटूट और मजबूत है। शिवराज जहां भी मुझे चुनाव प्रचार के लिए बुलाएंगे, मैं उनकी बात मानकर प्रचार कर सकती हूं। जिसके खून पसीने से बीजेपी बनी है, मैं उन लोगों में से हूं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खत को लेकर भी उमा भारती ने दो टूक कहा। मैंने निश्चित रूप से केंद्र और राज्य के नेताओं से मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया है, लेकिन मुझे कोई लिस्ट बनाकर देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का हर उम्मीदवार मेरा है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उमा भारती ने एमपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक पत्र लिखा था, जिसमें उमा भारती ने अपने समर्थकों के लिए टिकट की डिमांड की थी। आपको बता दें कि उमा भारती ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की व्यवस्थाओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सब नेताओं को, विधायकों को, सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल भेजना चाहिए, तभी इन व्यवस्थाओं में सुधार हो पाएगा। उमा भारती के इन तेवरों से साफ है कि चुनावों में बीजेपी को उनकी नाराजगी का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उमा भारती बीजेपी के साथ खेला कर सकती हैं। खेला तो कर्नाटक में बीजेपी के साथ होने वाला है। बीजेपी पूरे देश में कमजोर दिख रही है, खासतौर पर दक्षिण भारत में पार्टी कमजोर हो चुकी है। दक्षिण का एकमात्र राज्य जहां वो सत्ता में थी, वो भी 3 महीने पहले पार्टी के हाथ से फिसल चुका है। कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर इंतजार कर रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी बड़ी फूट की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर पहले से ही पूर्व सीएम येदियुरप्पा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के बीच टकराव चल रहा है और इसका फायदा उठाने की रणनीति कांग्रेस ने तैयार कर ली है। बीजेपी के 1.5 से 2 दर्जन विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कांग्रेस में जाने की तैयारी में है। कर्नाटक कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इनके साथ अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। जल्द ही बड़ा दल बदल देखने को मिलेगा। बीजेपी के साथ ही जेडीएस के भी 10 विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में भगदड़ मचने के संकेत मिलने लगे हैं। हाल ही में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्रियों बीएस पाटिल और राजू पाटिल ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की है और बीजेपी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी हाईकमान ने पार्टी नेताओं को बचाने की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के आगे बीजेपी हाईकमान कमजोर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता खुलकर दावा कर रहे हैं कि जो लोग पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करेंगे, उन्हें ही कांग्रेस में आने दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में 28 में से 20 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट रखा है। कर्नाटक के बाद देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोहब्बत की दुकान खेल के मैदान पर भी नीरज चोपड़ा के बाद भारत और पाक क्रिकेट खिलाड़ी भी गलबैयां करते हुए दिख रहे हैं, जिस पर गौतम गंभीर ने बहुत गंभीरता से टिप्पणी की है। उनकी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से तो वो ठीक ही सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो खिलाड़ी बाद में पहले अपनी पार्टी के नेता